नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। दोस्तों, इस प्रोग्राम को, इस फैक्ट को बार बार सुने, शेयर भी करें और बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको किसी को बताएं। एवं बहुविद्या यागम वतता ब्राह्मणो सुखमुखे कर्म जावंती तांसवार्णेव ज्ञातम विमोशसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। अंदर लोक व्यवहार से प्रमुख लोक व्यवहार जो पुस्तक श्री डेल कार्नेगी की है। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। ये कभी न कहें आप गलत हैं, ये कभी न कहें आप गलत हैं। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल पहले मिस्र के सम्राट अख्तोई ने अपने पुत्र को समझदारी पूर्वक सीख दी थी। कूटनीतिज्ञ बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। The most important fact of today's are source दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से असंतोष इतना है कि राज्य दूसरी योजनाएं लॉन्च करने लगे हैं। किसानों को क्यों नहीं जच रहा फसल बीमा? गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अलग अपने प्रांत के लिए नई योजना लॉन्च की है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को मुफ्त बीमा कवर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किसानों की दिक्कतों को कम करते हुए बिना आवश्यक प्रमाण पत्र के यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीमा कंपनियों के सभी टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्य भी इस अनुबंध से स्वयं को मुक्त कर चुके हैं। लगभग सभी राज्य सरकारों ने निजी बीमा कंपनियों की मनमानी से शुद्ध होकर एक कदम उठाएं। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, बेमौसम बरसात, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इसका लाभ कोई भी किसान उठा सकता है, पर कर्ज लेने वाले किसानों के लिए उससे जुड़ना अनिवार्य है। इस योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5% रखी गई है। शेष प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि उसने स्वयं ही इसके लिए आवश्यक राशि 8,800 करोड़ रुपए आंकी थी। सरकारें समय समय पर फसल बीमा की योजनाएं लागू करती रही। पहली बार 1973 में कृषि बीमा वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, 1973 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। वर्ष 1985 और 86 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए इसे लागू कर दिया गया। इस दौरान बीमा योजना में बदलाव भी होते रहे। सभी योजना में प्रीमियम दरों ज़्यादा होती थी और सभी योजनाएं क्षेत्र आधारित थी। इस दृष्टि से 2016 में घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निस्संदेह प्रभावी है। इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी में बैंक अधिकारी, नाबार्ड के सदस्य, कृषि अधिकारी और किसान प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बीमित राशि की गणना जिले में सड़कों की स्थिति, यातायात के साधन, जमीन की उर्वरता, उसकी कीमत, सिंचाई व्यवस्था और श्रम लागत को ध्यान में रखकर की जाती है। पहले की सभी योजनाओं में सरकार अपनी हिस्सेदारी दावों के निपटारे के वक्त ही देती थी, जो कभी समय नहीं होती थी। पीबीई के तहत केंद्र और राज्य सरकार को प्रीमियम में हिस्सा देना होता है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35% किसान अपनी फसल का बीमा करा पाते हैं। 35% किसान अपनी फसल का बीमा करा पाते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग राशि वर्षा आधारित खेती पर 30% और सिंचित भूमि के लिए 35% निर्धारित की गई। आश्चर्य की बात है कि इतनी ठोस व्यवस्था के बावजूद पिछले 4 वर्षों से फसल बीमा योजना में बीमित किसानों की संख्या कम हो रही है और कवर होने वाली खेती का दायरा घटता जा रहा है। प्रीमियम के रूप में सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के मुनाफे में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की सिर्फ एक बीमा कंपनी इस क्षेत्र में कार्यरत, बाकी 10 कंपनियां निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। नदी, बारिश, हवा और दवा सब कुछ हिमालय के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर गौर करें तो यह संतोष की प्रतिक्रिया में नया राज्य बना देने तक ही सीमित रहा।
देश में पड़ने वाले ही पूरे हिमालय क्षेत्र को 10 अलग अलग राज्यों का दर्जा देकर सरकार ने अपने दायित्व को मुक्त मान लिया गया कि ये राज्य खुद हिमालय की रक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस क्रम में हम भूल गए कि हिमालय के संसाधनों के बड़े हिस्से का लाभ देश के अन्य क्षेत्र भी उठाते हैं। हिमालय के स्थानीय राज्यों के खाते में आने वाला लगभग 10% ही होता है। इसलिए हिमालय की चिंता करना अब सबका दायित्व होना चाहिए। हिमालय के हालात की आज समीक्षा की जाए तो कोई गंभीर सवाल सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे पास पूरे हिमालय क्षेत्र के संसाधनों से संदर्भित कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। हिंदू कुश क्षेत्र में सूखा। हमने हिमालय के विकास के लिए जो मापदंड तैयार किए उसी रूटीन के अंतर्गत थे जो मैदानी क्षेत्रों के लिए तय किए गए थे। सड़कों का जाल बिछाना, नए नए उद्योग लगाना, बड़ी योजनाएं शुरू करना, ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय के हालात को आज हम अच्छे दर्जे में नहीं रह सकते। आज इस तर्ज पर भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हिमालय नहीं होता तो उसके क्या परिणाम हो सकते थे। पहला बड़ा असर शायद पूरे हिंदू कुश क्षेत्र में बहुत बड़े सूखे के रूप में पड़ता और मानसून देश में दक्षिण भारत से चलते हुए उत्तर भारत से में मात्र हिमालय के कारण ही बरसा देता। हिमालय मानसूनी हवाओं के जल से पूरे देश को सिंचता है और यही जल हिमखंडों को भी निर्माण करता है। ये हिमखंड ही हैं जो हिम नदियों का रूप धारण करके आगे बढ़ते हुए इस पूरे क्षेत्र में जीवन को संबल कर देते हैं। हरित क्रांति जैसी देश की आर्थिक सूरत बदलने वाली क्रांतियां भी इसी बदौलत संभव हुई। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर हिमालय नहीं होता तो देश के उस पार वर्षा होती और यहाँ पूरा क्षेत्र जल विहीन होता। यानी 3,50,000 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र बंजर ही होता। मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य तक एक प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ा है। हिमालय जो अपनी शीतकालीन शुष्क और सर्द हवाओं से भी बचता है, हिमालय नहीं होता तो हम पहल पड़ते प्रदूषण के कारण बड़े पर्यावरणीय संकट से घिरे जाते। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस जैसे गैसों के प्रभाव से हमें बचाने में हिमालय के वनों का बहुत बड़ा हाथ है। हिमालय देश का बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी स्पॉट भी है। दुनिया के जैव विविधता वाले 34 हॉटस्पॉट हिमालय में है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ विभिन्न तरह की प्रजातियाँ हैं, चाहे वे खेती बाड़ी से जुड़ी हों या वनों या तमाम तरह के जीवों से। हिमालय ऐसी प्रजातियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि आज दुनिया भर में जितनी भी तरह की फसलें या सब्जियां हम खाते हैं, उनका बड़ा जैविक केंद्र हिमालय ही है। दुनिया की लगभग 6% जैव विविधता हिमालय से जुड़ी है। भोजन के काम आने वाले विभिन्न तरह की प्रजातियां हिमालय की ही देन। इतना ही नहीं, हिमालय की विभिन्न प्रजातियां एक और बड़े योगदान से जुड़ी हैं, वह है इसकी जेनेटिक वेल्थ। मतलब यहाँ की विभिन्न प्रजातियों की जेनेटिक संरचना देश में कई तरह की संकर प्रजातियों को बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। अपने देश में हिमालयी क्षेत्र संवहनीय पौधों की 8,000 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें से 1,738 औषधि गुण वाले पौधे हैं। देश की नदियों को देखें तो 19 बड़ी और 70 से ज़्यादा छोटी नदियाँ पूरे हिमालय क्षेत्र से निकलती है, चाहे वे तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई झेलम, चेनाब जैसी नदियाँ हों। ये पूरे देश को पालती हैं। भले इनका छोटा ही हिस्सा स्थानीय रूप से कहीं प्रयोग में आता हो, लेकिन देश की आर्थिक और पारिस्थितिकी के टूटती जीवन श्रृंखला। हर 2 साल पर जारी होने वाले लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण ने धरती पर जीवन से जुड़ी उन चिंताओं को और मजबूती से रेखांकित किया जो हमारी नीति निर्माताओं को अब तक जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। यह रिपोर्ट बताती है कि मीठे पानी में पाई जाने वाली जैव प्रजातियों में 1970 से अब तक 84% की कमी आ चुकी है। 84% की कमी आ चुकी है। यानी 16% ही बची हैं, बाकी दुनिया से विदा हो गई। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 2 साल के प्रेक्षणों के आधार पर तैयार की जाती है और इसमें हर बार स्थिति पहले से बदतर ही होती नजर आती है। इस बार की रिपोर्ट में बताया गया है कि धरती पर स्थित 85% 2 साल के परीक्षणों के आधार पर तैयार की जाती है और इससे हर बार स्थिति पहले से बदतर ही होती नजर आती है। इस बार की रिपोर्ट में बताया गया कि धरती पर स्थित 85% वेटलैंड छिछले पानी वाली गीली जगह काफ़ी गायब हो चुकी है। भारत में स्थिति और ज़्यादा बुरी है। यहाँ वेटलैंड कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.03% बचा है। इस प्रकार इंसानी दखल से मुक्त निर्जन इलाके भी
निर्जन इलाके तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और भारत इस मामले में सबसे आगे। रिपोर्ट में खुलकर कहा तो नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट के में दिए गए मैप से साफ है कि भारत में निर्जन क्षेत्र जैसे कहीं कुछ नहीं बचा है। मतलब यह है कि मनुष्य की ज़रूरतें, उसकी सहूलियत और सुख सुविधाएं उसकी सोच पर इस कदर हावी हो गई कि उसे अब यह एहसास भी नहीं होता कि उसके द्वारा संचालित परियोजना तमाम जीव जंतुओं का जीना मुश्किल बना रही हैं और इनके चलते बहुत सारी जीव जातियाँ अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। चाहे नदियाँ पर बने वाले बांध हो या उनसे बड़े पैमाने पर निकाले जाने वाली रेत या फिर उनमें चलने जाने वाले जहाज, वे उन जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं जो कुछ समय तक पहले उनके किनारों पर या मझधार में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिताते थे। तमाम जीव जातियों का नष्ट होना हमें विचलित इसलिए भी नहीं करता कि हम इसके दुष्प्रभावों की श्रृंखला में परिचित नहीं होते। जानकार बताते हैं कि जैव विविधता बनी रही तो इस हम विभिन्न घातक रोगाणुओं को निश्चित कर सकते हैं। प्रकृति ने इन जीवों को जरिया बनाकर कई विनाशकारी बीमारियों को हमसे दूर रखती है, लेकिन प्रजातियों के नष्ट होने से प्रतिरोध की वह दीवार टूटती है और कोरोना जैसी वायरसों के मनुष्य तक पहुंचकर कहर बरपा देने पर असर बढ़ जाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले 294 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय उत्पादों को बिहार में जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ज़्यादा ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 20,500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करते हुए भी कहा कि बिहार के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार अपने प्रयासों में और तेजी लाएगा। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। पीएम ने कहा, रउरा सबके प्रणाम बा, देशवा खातिर बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ने सैकड़न करोड़ रुपए की योजना के शिलान्यास का लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर 100 से बिहार के भाई बहन लोगन के बधाई देतानी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ की लागत से पूर्णिया सीमेंट स्टेशन, 8.6 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVAF लैब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार को 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए प्रशंसनीय काम हुआ है। आज आंकड़ा बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। इस दौरान 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। कोरोना काल में भी 60 लाख से ज़्यादा लोगों को नल या जल दिलवाना सुनिश्चित किया गया है। भारत व जापान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का कर सकेंगे इस्तेमाल। चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान भारत और जापान के बीच अहम समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। टोक्यो में बुधवार को यह समझौता हुआ। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एमबी शिंजो के बीच टेलीफोन पर करीब आधे घंटे तक बात हुई। बातचीत में मौजूदा हालात में दोनों सेनाओं के बीच हुए समझौते, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट की अहमियत व विस्तार से चर्चा हुई। कुछ हफ्ते बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने जा रहे एबी शिंजो ने अपने कार्यकाल में मोदी के साथ मिलकर भारत और जापान के रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने को काफ़ी तवज्जो दी है। उन्होंने चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदार की नींव रख दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि यह समझौता भारत और जापान के सैन्य संबंधों को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाएगा। चीन के सीमा पर चल रही तनातनी के बीच जापान से हुए समझौते को बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम ने बुलंद की आत्मनिर्भर भारत की आवाज़। प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री की आवाज़ नहीं है, ये हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर माँ, हर बहन की आवाज़ है। आत्मनिर्भर भारत। और भारत जब ठान लेता है, इतिहास ये गवाह है कि भारत जब ठान लेता है तो उसे करके छोड़ता है। भारत के लोग जब ठान लेते हैं तो वो करके छोड़ते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस दुनिया में कोई कठिन नहीं है और भारतीय जी ने जब भी ठाना है तो उसे पूरा करके रखा है। चीन से टेक्सटाइल आइटम का आयात घटाने की तैयारी। चीन से आयातित टेक्सटाइल आइटम पर रोक के लिए सरकार जल्द फैसला कर सकती है। फिलहाल चीन से आयातित टेक्सटाइल आइटम के शुल्क में बढ़ोतरी की उम्मीद से जताई जा रही। बाद में पूरी तरह इन आइटम के आयात पर रोक लग सकती है। टेक्सटाइल उद्योग में जुड़े
उद्यमियों के मुताबिक चीन से टेक्सटाइल आइटम के आयात में जितनी कमी आएगी, घरेलू स्तर पर उस आइटम पर उत्पादन उतना ही अधिक होने लगेगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने चीन से 400 करोड़ डॉलर मूल्य के टेक्सटाइल आइटम का आयात किया। इस दौरान भारत ने चीन से 46 करोड़ डॉलर मूल्य के सिंथेटिक वार्म, 36 करोड़ डॉलर मूल्य के सिंथेटिक फैब्रिक, 14 करोड़ डॉलर के जीपर, बटन और हैंगर तथा 19.7 करोड़ डॉलर मूल्य के अपैरल मंगाए। भारत हर साल लगभग 750 से 800 करोड़ के सिल्क का भी चीन से आयात करता है। माँ के प्रति श्रद्धा। वायरस होते हैं जड़वत, लेकिन मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हुए जीवित नहीं होते, बल्कि अपना साम्राज्य स्थापित कर घातक असर भी डालते हैं। कुछ इस तरह की प्रवृत्ति धर्म ग्रंथों में बड़े दैत्यों की भी रही है। विषाणु की तरह होने के कारण वे सजातीय दैत्यों के साथ जब रहते हैं तो आक्रामक नहीं होते, बल्कि एकजुट होकर आसुरी सेना बनाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा और दैत्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख मनुष्य जीवन पर विषाणुओं के हमले की निष्प्रभावी करने का उद्यम परिलक्षित होता है। सुव्यवस्थित जीवन एवं या विधिक सामाजिक व्यवस्था उनके उल्लंघन पर प्राचीन काल में धर्मदंड देता था, और जब समाज की परिकल्पना मूर्त हुई तो समाज द्वारा निर्मित कानूनों में दंड के प्रावधान किए गए। माँ दुर्गा का दैत्यों से युद्ध का मतलब मनुष्य पर आक्रमण करने वाले विषाणुओं का दमन है। जबकि विषाणु मनुष्य को मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं, इसलिए माँ उसे पूरी ताकत से लड़ती है, क्योंकि शरीर को अपने रक्त, मज्जा और तमाम तत्वों से विसर्जित करती है। वो गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक खुद को संकट में डालकर संतान की रक्षा करती है। मनुष्य